एक व्यक्ति को कुछ लोग मारते हैं, मारने के बाद उसे बोरी में भर देते हैं। बोरी में भरने के बाद बगल की ही एक नहर होती है, उस नहर में पत्थर बांध करके फेंक देते हैं। अब उस व्यक्ति की ढूंढ और तलाश होना शुरू हो जाती है। पुलिस भी पूरी ताकत लगा करके ढूंढने लगती है, लेकिन वो व्यक्ति भी नहीं मिल रहा था और उसका कातिल भी नहीं मिल रहा था। जबकि वो जो कातिल होता है वो घर में ही छिपा होता है, लेकिन पुलिस और कोई शिनाख्त नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस एक समय आता है जब उस कातिल को पकड़ लेती है, और जब पेपर के और मीडिया के माध्यम से ये पूरी घटना वायरल होती है तो लोगों को वाकई में यकीन नहीं हो रहा था। जिन रिश्तों पर इतना ज्यादा विश्वास किया जाता है वो रिश्ते इस हद तक गिर सकते हैं, वाकई में किसी को यकीन नहीं हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है राजस्थान प्रदेश का भरतपुर। एक जगह होता है, यहीं का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम पवन शर्मा होता है। पवन शर्मा एक बहुत ही साधारण और सिंपल व्यक्ति था। इसकी साल 2015 में रीमा शर्मा के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पवन शर्मा जो होता है इसकी दिल्ली में नौकरी लग जाती है और ये दिल्ली चला जाता है नौकरी करना। रीमा शर्मा जो होती है ये घर पे ही रहा करती है, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, 4 साल लगभग बीत जाते हैं। साल 2019 में पवन शर्मा बोलता है रीमा शर्मा को कि तुम भी यही दिल्ली में आ जाओ, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। अब रीमा शर्मा को भी दिल्ली में ही बुला लेता है। रीमा शर्मा और पवन शर्मा दोनों रहने लगते हैं। रीमा शर्मा रूम पर रहती, पवन शर्मा ड्यूटी जाया करता था। तभी एक भागेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है जिसे उर्फ भोलू के नाम से जानते हैं। ये भी भरतपुर राजस्थान का ही रहने वाला था और जो पवन शर्मा था इसके रिश्ते में भी कुछ लगता था। अब ये जो भोलू था पवन शर्मा के रूम पे आ जाया करता था, क्योंकि ये रिश्ते में भी कुछ लगता था तो कोई रोक टोक नहीं थी। अब भोलू की नजर रीमा शर्मा पे पड़ जाती है। रीमा शर्मा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन पवन जो था वो रीमा को बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि पत्नी जो थी, आप उसके प्यार का अंदाजा इसी तरीके से लगा सकते हैं कि लॉकडाउन जब लगा था उस समय रीमा जो थी एक कानपुर में थी, अपने मायके थी। वो अपने 2 बच्चों और रीमा को भरतपुर से कानपुर जाता है साइकिल से, और साइकिल से ही अपने बच्चों को पत्नी को घर पे लाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई अपने पत्नी के लिए साइकिल से लगभग 350 किलोमीटर जा सकता है, आ सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पवन शर्मा जो होता है अपनी पत्नी रीमा शर्मा से कितना ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जो रीमा होती है ये पवन शर्मा से उतना ज्यादा प्यार नहीं करती थी, क्योंकि पवन शर्मा जो था रीमा से 10 साल के एज में बड़ा भी था। अब ये जो भोलू होता है और रीमा शर्मा, इन दोनों में प्यार प्रसंग शुरू हो जाता है। पवन शर्मा जब ड्यूटी चला जाया करता था तो भोलू ये डायरेक्ट इसके रूम पर आ जाया करता था। दोनों एक दूसरे से मिलते थे, शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे, जो कि पवन शर्मा को बिल्कुल भी पता ही नहीं था। उसे लगता था कि मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत, और जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी अच्छी वो दिल से भी है, वो भी मुझे प्यार करती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे कुछ और ही छिपा है। अब साल 2021 में पवन शर्मा अपनी पत्नी रीमू को लेकर के भरतपुर आ जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है। अब दोनों घर पे ही रहने लगते हैं, और जो भोलू था वो दिल्ली में ही रहता था, वो लोन दिलाने का काम किया करता था। अब जैसे घर आ जाती है रीमा शर्मा, भोलू को एक दिन फोन लगाती है, बोलती है भोलू तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, तुम भी नौकरी छोड़ करके घर पे चले आओ। अब भोलू भी अपनी नौकरी छोड़ता है और भरतपुर डायरेक्ट अपने घर पे आ जाता है। अब जहां रीमा शर्मा रहती थी यहाँ पे इसके ससुर, सास और भी लोग रहते थे, परिवार के कई सदस्य। तो भोलू इससे मिल नहीं पाता था रीमा शर्मा से। तो रीमा शर्मा एक उपाय लगाती है, खाना बनाती थी, खाने में सोने वाली दवा मिला देती थी, और जो उसके पूरे परिवार के सदस्य थे सभी उस दवा के चपेट में आकर के सब सो जाया करते थे। जब सो जाते तो रीमा जो होती है अपने बॉयफ्रेंड यानी भोलू को बुला लेती, रात भर रंगरलिया मनाती, उसका पति बगल में सोता रहता था, और फिर भोलू रात में ही अपने घर चला जाया करता था। इसी तरीके से सिलसिला चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि गलत काम कितना भी साथी तरीके से किया जाए, लेकिन एक न एक दिन उजागर जरूर होता है। 29 मई 2022 को रीमा शर्मा रोजाना की तरह उसी तरीके से खाने में सोने वाली दवा मिला देती, और सभी सदस्य सो जाते हैं। और भोलू जो होता है वो आ जाता है, वो अपने एक दोस्त के साथ आता है, उसका दोस्त रोड पे ही खड़ा रहता है बाइक लेकर के, और भोलू अंदर चला जाता है। अंदर चला जाता है
और अपना रोजाना की तरह क्रियाकलाप करना शुरू कर देता है। लेकिन संजोग यही होता है कि उस दिन पवन शर्मा को जो दवा थी वो असर नहीं की थी। देखता है कि भोलू और उसकी पत्नी रीमा शर्मा दोनों आपत्तिजनक अवस्था में लेटे हुए हैं। जब ये देखता है तो चौंक जाता है और गुस्से से लाल हो जाता है और तुरंत कुछ ले करके मारने के लिए दौड़ता है। तभी जो पवन शर्मा होता है वो अकेला होता है, लेकिन अब ये दो हो चुके थे, भोलू और रीमा शर्मा। अब ये दोनों मिल करके पवन शर्मा की हत्या कर देते हैं। पवन शर्मा की जैसे ही मौत हो जाती है, भोलू जो होता है अपने बाहर खड़े दोस्त को भी बुलाता है और ये जो रीमा होती है घर पे ही रहती है, लेकिन भोलू और उसका दोस्त उस पवन शर्मा को ले जाते हैं बाहर ले जाने के बाद एक मर तो गया ही था, उसे एक बोरी में भरते हैं और पीछे की नहर में फेंक देते हैं। वो नदी टाइप में थी, उसी में फेंक देते हैं पत्थर बांध करके, ताकि पता ही न चले। और रीमा शर्मा से बता देता है कि तुमसे बात नहीं होगी, बात होगी भी तो दूसरे नंबर से होगी। अब मैं जा रहा हूं बाहर, मेरे इस नंबर पे फोन मत करना, क्योंकि अब जांच पड़ताल भी होगी तो सर्विलांस पे नंबर आएगा। और बहुत ही चालाकी से ये फिर से दिल्ली चला जाता है और सुबह फिर जो उसके पिता होते हैं पवन शर्मा के, हरि प्रसाद शर्मा, वो अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। तो जो रीमा शर्मा होती है बोलती है कि शाम को आए नहीं थे, लगता है गुस्सा हो गए हैं क्या। और इस तरीके से वो भी इस तरीके से नाटक करती है रीमा शर्मा, ऐसा लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं है। और सभी सदस्य ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन पवन शर्मा की कहीं भी तलाश नहीं हो रही थी। अब हरि प्रसाद शर्मा जो पवन शर्मा के पिता होते हैं, ये हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जाते हैं पुलिस के पास, कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा जो है पवन शर्मा ये खो गया है, मिल नहीं रहा है। तो पुलिस भी आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन उसे कुछ भी अनुमान पता नहीं लग पा रहा था। वो भी बोलती है पुलिस कि मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा कुछ न कुछ, क्योंकि कहीं न कहीं गए होंगे, या तो बाहर चले गए होंगे कमाने, घर से गुस्से की वजह से, या कोई प्रॉब्लम होगी। पुलिस भी अपने हिसाब से ढूंढ रही थी, लेकिन किसी को अनुमान नहीं लग पा रहा था। इसी तरीके से लगभग धीरे धीरे 5 महीने बीत जाते हैं, किसी को कोई भनक नहीं चलता है। और पुलिस कई बार बोलती भी है कि मैं तुम्हारी जो बहू है, हरि प्रसाद शर्मा से बोलती है कि तुम्हारी बहू रीमा शर्मा से मैं पूछताछ करना चाहता हूं। तो उसके जो हरि प्रसाद होते हैं बोलते हैं कि हमारी बहू बहुत ही साधारण है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती, तो इसके पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो पुलिस भी अपने हिसाब से ढूंढती है, उसके भी माथा चकरा जाता है, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। अब धीरे धीरे 5 महीने जब बीत जाते हैं, तो भोलू को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब पुलिस इस मामले को भूल गई है और ये मामला पूरी तरह से पुराना हो गया है, अब कहीं भी नहीं ढूंढ पाएगा। अब फिर से भोलू दिल्ली से आ जाता है घर पे, और फिर से वही सिलसिला एक दिन आता है 16 अक्टूबर 2022 को। 16 अक्टूबर 2022 को भोलू फिर से आता है और डायरेक्ट रीमा के रूम में चला जाता है और फिर से आपत्तिजनक कार्य यानी शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब रीमा और भोलू दोनों साथ में होते हैं, और हरि प्रसाद जो थे अपने बेटे की गम में सोच रहे थे कि मेरा बेटा कहीं गया होगा, लेकिन 5 महीने बीत गए हैं, अभी तक वो न फोन किया है न घर पे आया है। तो वो भी परेशान थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, जग रहे थे, बाहर टहल रहे थे। लेकिन तभी रूम में देखते हैं कि मेरी जो बहू है रीमा शर्मा, उसके घर में लाइट जल रही है। वो जाते हैं, देखते हैं तो अंदर से दरवाजा बंद होता है, और तभी कुछ उसे अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। और जब वो देखते हैं तो अंदर उसकी जो बहू होती है और जो भोलू होता है, ये दोनों आपत्तिजनक अवस्था में होते हैं। जब इस तरीके से देखते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है कि मेरे बेटे को मारने में इन लोगों का हाथ होगा या गायब करने में हाथ होगा। तो इन्हें बहुत ही गुस्सा लगता है, बाहर से दरवाजा बंद कर लेते हैं और भोलू के जो परिवार होते हैं उन्हें भी फोन कर देते हैं और पुलिस को भी फोन कर देते हैं। पुलिस के न आने के पहले जो भोलू के परिवार वाले होते हैं वो आते हैं और भोलू को छुड़ा करके लेकर चले जाते हैं। जैसे ही चला जाता है, अब भोलू भी बोलता है कि तुम मेरे पीछे मत पड़ो, हम लोग जो कर रहे हैं वो करेंगे ही, अगर तुम मेरे पीछे पड़ोगे, भोलू बोलता है हरि प्रसाद शर्मा से कि तुम मेरे पीछे पड़ोगे तो जैसे तुम्हारे बेटे को मैंने मारा है वैसे तुम्हें भी मार डालूंगा। जब इस तरीके से सुनते हैं तो हरि प्रसाद शर्मा रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। वो भोलू हरि प्रसाद शर्मा को धमकी भी देता है कि अगर पुलिस थाने गए तो तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन फिर भी हरि प्रसाद शर्मा हिम्मत जुटाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन कराते हैं। अब कोई सबूत भी नहीं था कि तुम्हारी बहू और जो भोलू होता है दोनों साथ में मिले थे, क्योंकि पहले ही छुड़ा ले गए थे उसके परिवार वाले।
पुलिस को एक अनुमान मिल चुका था। अब पुलिस और तेजी से जांच करना शुरू कर देती है। भोलू तुरंत दिल्ली भाग जाता है अपने ड्यूटी पे। जो उसकी बहू होती है यानी रीमा, ये भी अपने मायके कानपुर चली जाती है। लेकिन एक दिन पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए बुलाती है और भोलू भी आता है दिल्ली से और कानपुर से रीमा भी आती है। दोनों को अलग अलग कमरे में बंद किया जाता है और दोनों से अलग अलग तरीके से पूछताछ किया जा रहा था। सातिर दिमाग वाली रीमा अपने बातों से उलझा रही थी, लेकिन पुलिस जब अपने अंदाज में पूछताछ करती है तो आखिर पुलिस के चंगुल में फंस जाते हैं। कई बातों में लोग लुढ़कने लगते हैं। आखिरकार जो भोलू होता है पूरा बयान कर देता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम और इस मेरे दोस्त ने मिलकर के मारा है उसको। तो आखिरकार जो उसका दोस्त उस घटना में शामिल होता है उसको भी पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा। 20 नवंबर 2022 को दोनों हिरासत में हो जाते हैं। जब पूरा मामला बताता है कि उसकी लाश को हम लोग नहर में फेंके हैं। अब पुलिस वाले जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर के जाते हैं। उस जो नहर होती है उसमें जब ढूंढा जाता है तो एक बोरी मिलती है जिसमें जो पवन शर्मा होता है उसकी 17 हड्डियां मिलती हैं और उसका शर्ट और पर्स मिलता है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है। जब इस तरीके से घटना होता है, पूरा मामला सामने आता है। इन दोनों को उम्र कैद की सजा होती है और जो भोलू का दोस्त होता है उसे भी सजा होती है। कहते हैं किसी भी घटना को कितने भी शातिर तरीके से अंजाम क्यों न दिया जाए, लेकिन एक न एक दिन पकड़ा जाता है। ये लोग भी शातिर तरीके से किए थे, लेकिन कोई भी कातिल होता है वो कोई न कोई सबूत छोड़ जाता है। इसी तरीके से ये लोग भी सबूत छोड़ते हैं, कुछ न कुछ गलती करते हैं और पकड़े जाते हैं। पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।